Hello students, welcome to my YouTube channel. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 था जो हमारा, उसमें हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ हु आर हिंदूज। कौन कौन वो लोग हैं जिन पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा और जिन्हें हम हिंदूज कहेंगे। ओके तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने करना है हमारा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हमारा जो हिंदू लॉ है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं। ओके तो देखिए, अच्छा सबसे पहले आप ये देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस एक सोसाइटी का पार्ट हैं। ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, वो हमारी चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ चाहिए, परसों हमें कुछ चाहिए। किसी चीज़ की हमें आज रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें कल ना हो, और हो सकता है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें आज नहीं है उस चीज़ की हमें कल हो। ओके इसी तरह से हमारा लॉ है। जैसे हमारी लाइफ चेंज होती रहती है, लाइफ स्टैटिक नहीं है, इसी तरह से हमारा लॉ भी स्टैटिक नहीं है, क्योंकि लॉ को हमारे जो सोशल नीड्स हैं उन्हें सबसर्व करना पड़ता है, उसको मैच करना पड़ता है। अगर हमारी नीड्स अलग हैं और अगर हमारा लॉ अलग है तो हमें जस्टिस कैसे मिलेगी, मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हमारा जो लॉ है वो हमारी चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी के साथ कंफर्म करे। ठीक है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी या हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, इसी तरह से हमारे लॉ को भी चेंज होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है हिंदू लॉ की, ये हमारा कितना पुराना लॉ है, ये हमारा 6000 ईयर्स ओल्ड लॉ है। ठीक है, और इस 6000 ईयर्स में इसने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे फेजेस को पास आउट किया है। इट हैज़ गॉन थ्रू, इट हैज़ पास्ड थ्रू वेरियस फेजेस। वो फेजेस क्या क्या हैं, हमारे एंशिएंट सोर्स हैं और हमारे मॉडर्न सोर्स हैं। ठीक है, मॉडर्न सोर्स को हम थोड़ा सा अलग अलग क्या बाद में ही करेंगे, ऑब्वियसली ये सेकेंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा एंशिएंट सोर्स। अब देखो हमने यहाँ पर क्या बताया कि हमारा जो हिंदू लॉ है वो 6000 ईयर्स ओल्ड है। तो 6000 ईयर्स ओल्ड, अब आप देख लो कि आज से 2025 से 6000 ईयर्स ओल्ड कितना होगा, तो हमारा एंशिएंट टाइम तो आएगा ही ना। ठीक है, वहाँ से हिंदू लॉ कैसे आया सोर्स में, देखो इसके सब सोर्स कौन कौन से हैं, इसके सब सोर्स हैं 4। क्या क्या हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंट्स एंड कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, एंड फोर्थ इज कस्टम। ठीक है, 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सबका पढ़ेंगे। इन चारों सब सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कस्टम, क्योंकि कस्टम एक इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसने कि हिंदू लॉ को एग्जिस्टेंस दिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर हमें इनका अगर हम ओवरव्यू भी पढ़ लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। यू कैन राइट फ्रॉम देयर इफ यू आर डूइंग ओवरव्यू ऑफ दीज 3, बट यू हैव टू स्टडी कस्टम इन डिटेल। ओके, अब हमारे मॉडर्न सोर्सेज क्या क्या हैं, 3 हैं। प्रेसिडेंट्स होंगे हमारे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस होगा, लेजिस्लेशन होगा। ठीक है, इन सब को भी हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, एंशिएंट सोर्स आते हैं। क्या आते हैं एंशिएंट सोर्स, सबसे पहले क्या था, श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हर्ड, क्या सुना हमने, हमने क्या सुना, क्या हमारे एंसेस्टर्स ने हमें कहा या फिर हमारे गॉड्स ने हमें क्या कहा। देखो 4 हमारे वेद हैं जिसका सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। हर किसी को इन वेद्स के बारे में पता है। ये क्या हैं, ये हमारे ब्राह्मण्स द्वारा लिखे गए वेद हैं जो कि किस पर बेस्ड हैं, श्रुति। ये हमारी श्रुति ही है। ब्राह्मण्स ने डायरेक्टली मीट नहीं किया था गॉड से, जो उन्होंने हियर किया वो उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू हमें दे दिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं, जो कि 4 टाइप्स के हैं। तो ये जो हमारे वेद्स हैं, दीज आर नन लेस देन बट श्रुति। ओके, अब देखो जो हमारे वेदास हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल और प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ बोलते हैं। जो हमारे गॉड ने हमें कहा, जो भी
उस टाइम सुना गया, उन्हीं चीज़ों को लिख दिया गया और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते करते एक लॉ बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदू लॉ। हिंदूज़ के बीच में एक लॉ इमर्ज हो गया जिसे कि जो कि उन्हें फॉलो करना पड़ता था, जो कि क्या था, वॉइस ऑफ गॉड था, जो कि व्हाट वाज हर्ड, जो क्या था, श्रुति था। ठीक है। सेकंड सोर्स हमारा क्या है, स्मृति। स्मृति का मीनिंग क्या होता है, ऑब्वियसली व्हाट इज़ रिमेंबर्ड। अब देखो इस वीडियो के बाद आप क्या रिमेंबर करेंगे, वो आपकी स्मृति होगी। क्या कितना कंटेंट आपके माइंड में रहेगा और कितना नहीं रहेगा, कितना आप बुक से स्टडी करेंगे, कितना आप इस वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे, वो सब क्या है, स्मृति। क्या आप कितना आपने रिटेन किया। ठीक है। ओके, so this word literally means what has been remembered. Okay, and the smritis, these are divided into two parts, early smritis and later smritis. ठीक है। और जो early smritis हैं उनको क्या बोला जाता है, धर्म सूत्रास, और जो later smritis हैं उनको क्या बोला जाता है, धर्म शास्त्रास। ठीक है। अब स्मृतिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, एक स्मृति दूसरी स्मृति से अलग है, इवन एक ही स्मृति में कन्फ्लिक्टिंग टेक्स्ट है। ठीक है। इसीलिए हमारे कमेंटेटर्स आए, डाइजेस्ट राइटर्स आए, जिन्होंने क्या किया, जो हमारे सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे उनके अकॉर्डिंगली हमारे जो लीगल रूल्स हैं उनको भी चेंज के अंडरगो होना पड़ा। ठीक है। उसी हिसाब से हमारा लॉ इमर्ज हुआ, एक सिस्टमेटिक लॉ इमर्ज हुआ जो कि हिंदूज पर एप्लीकेबल हुआ। ठीक है। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए डाइजेस्ट राइटर्स और कमेंटेटर्स ने चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी के साथ लॉ को एनहेंस कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिंदू लॉ का, और ये आपको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कस्टम। आपको पता होना चाहिए कि हमारा कस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले कस्टम आने से पहले क्या था, यूसेस था। क्या था, यूसेस था। अब देखो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, अब ये तो नहीं है कि एक ह्यूमन अकेला ही रहेगा। ठीक है। कुछ टाइम के बाद ह्यूमन बीइंग अकेला नहीं रह सकता, कुछ टाइम के बाद उनको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अलायंस बनानी पड़ती है, कोई ना कोई ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है। जब उन्होंने, हम थोड़ा प्रीवियस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने अलायंस क्रिएट किया, जब उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया, तो उन्होंने उस ग्रुप की एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, उनकी हारमोनियस ग्रुप लाइफ के लिए कुछ ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को कंफर्म किया कि भाई हमें, फॉर एग्जांपल, अगर कुछ मैरिज से रिलेटेड कोई कस्टम है तो उन्होंने इस तरह के पैटर्न को इमर्ज किया कि उन्हें वही पैटर्न जो है पूरी कम्युनिटी में उसी पैटर्न के थ्रू मैरिज करनी है। ठीक है। और उस पैटर्न को चेंज नहीं करना है। ओके। जब कंसिस्टेंट फॉलोइंग हुई, जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हुई उस यूसेज की या उस बिहेवियर की कहो, क्योंकि तभी तो यूसेज बनेगा। जब एक कंसिस्टेंट बिहेवियर को प्रैक्टिस किया जाएगा फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो वो क्या बन जाएगा, वो यूसेज बन जाएगा। कस्टम आने से पहले क्या होगा, यूसेज होगा। ओके। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यूसेज है, जब आप उसे यूनिफॉर्मली और परसिस्टेंटली उस यूसेज को रेगुलेट करते हैं, किस लिए रेगुलेट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्लास की या कम्युनिटी की डीलिंग के लिए, तब वो क्या बन जाता है, आपका कस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका कस्टम बन जाता है। अब देखिए, कोई भी कोर्ट है, कोई भी पार्टी, जब पार्टीज एट इशू है, व्हेन दे आर गोइंग टू द कोर्ट, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लॉ उन पर एप्लीकेबल नहीं होता, एंड दे आर सेइंग दैट दे आर गवर्न्ड बाय द कस्टम, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको अपना कस्टम प्रूव करना पड़ेगा ना। तो कोर्ट जो है,
किसी भी कस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहेंगी कि भाई वो कस्टम एटलीस्ट एग्जिस्टेंस में तो हो, तभी तो आप उसको प्रूव कर पाएंगे। अब देखिए, हमारे जो कस्टम हैं, कोई भी कस्टम को प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो भी किसी भी पार्टी को प्रूव करने पार्टी को चाहिए कि भाई आप कोर्ट में जाकर कह रहे हो कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी कास्ट में ये कस्टम वैलिड है, तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रूव करनी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका कस्टम जो है एंशिएंट है। ठीक है, एंशिएंट है, कितना एंशिएंट है। कोर्ट्स का ओपिनियन है कि भाई कम से कम किसी भी कस्टम को एंशिएंट होने के लिए उस कस्टम को 100 ईयर्स या ज़्यादा, 100 ईयर्स और मोर, उसे 100 ईयर्स और मोर उसे क्या होना पड़ेगा, ओल्ड होना पड़ेगा, तभी हम उस कस्टम को क्या कहेंगे, एंशिएंट कहेंगे। उसकी एंटिक्विटी कितनी होनी चाहिए, 100 ईयर्स और मोर ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो स्टैट्यूट है हिंदू मैरिज एक्ट, उसका सेक्शन 3 सब क्लोज अगर ए आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो कस्टम है इट शुड बी ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो वो लॉन्ग टाइम कितना, 100 ईयर और मोर। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 ईयर्स की है। ओके, अब आप देखिए, कोई भी यूसेज है जब उसे प्रैक्टिस में लाया गया है फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम और उसमें कोई भी इनवेरिएबिलिटी नहीं शो हुई है और कम्युनिटी के मेंबर्स ने उसको कॉमन कंसेंट के साथ एक्सेप्ट किया है एज अ गवर्निंग रूल। गवर्निंग रूल किसका, उनकी कम्युनिटी का। तो वो क्या बन गया, वो कस्टम बन गया। ठीक है, आप कोई भी कस्टम को अग्रीमेंट करके, आपस में दो पार्टीज अग्रीमेंट करके कस्टम को एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकती। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि कस्टम जो है वो एंशिएंट होना चाहिए। ठीक है, क्या उसकी एंटिक्विटी कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपका कस्टम जो है वो एंटीक तो है, पर उस एंटिक्विटी का क्या जो कुछ टाइम के बाद डिसकंटिन्यू हो गई है, अगर आपने ये प्रूव कर दिया, लेट्स से कि आपका जो कस्टम है वो 400 ईयर्स ओल्ड है, बट 400 ईयर्स के बाद क्या हुआ, वो कस्टम डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू होने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, आप उसको इंटेंशनली भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो, आप उसको एक्सीडेंटली भी डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, पर जैसे ही वो कस्टम डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जो रिक्वायरमेंट है एक वैलिड कस्टम होने की, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आपका कस्टम जितना एंटीक है वो कंटिन्यू भी रहे। ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट पर आ जाते हैं जो कि हमारा है सर्टेनिटी। अब हमारा जो कस्टम है उसको उसका सर्टेन होना भी ज़रूरी है। अब कोई भी पार्टी है वो क्या कह रही है कि हमारे कम्युनिटी में कोई भी कस्टम जो है प्रिवेल करता है, दे आर जस्ट मियरली alleging that and those allegations are vague, but उन वेग एलिगेशन से क्या आपका कस्टम जो है वो सफिस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी वेग असर्शन है, जैसे कोई भी पार्टी कहती है कि हमारी कम्युनिटी में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स अलाउड है, या कोई भी पार्टी कह रही है कि हमारी कम्युनिटी में डॉटर जितना सन इनहेरिट करेगा उतना डॉटर भी करेगी। ठीक है, बट इतना सफिशेंट नहीं होगा, आपको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी कि आपका जो कस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जिस कम्युनिटी के मेंबर हो वो आप पर भी एप्लीकेबल होता है, वो कस्टम आप पर भी उतना ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो बोलता है इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल। देखो, अनरीजनेबल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इन तीनों ही पॉइंट में अगर कस्टम हमारा अनरीजनेबल है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, हमारा कस्टम क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और क्या वॉइड कस्टम एप्लीकेबल होगा,
किसी भी पार्टी पर वॉइड कस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा कस्टम जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए। रीज़नेबल ये टोटली डिपेंड करता है हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। रीज़नेबिलिटी और अनरीज़नेबिलिटी ये सोशल वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा इट शुड नॉट बी इमोरल। इमोरल नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारा कस्टम इमोरल होगा ऑटोमेटिकली वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है इसके इमोरलिटी के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे क्या कहती है पार्टी कि भाई हमारी कम्युनिटी में अलाउ है कि हस्बैंड डाइवोर्स प्रोनाउंस कर देगा किसी भी टाइम पर वाइफ को विदाउट हर कंसेंट, उसको पेमेंट करके, सम ऑफ मनी पेमेंट करके विदाउट हर कंसेंट वो जो है उसको डाइवोर्स दे देगा, ठीक है। या फिर इस तरह का कस्टम है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स को, नेचुरल पेरेंट्स को अडॉप्शन के टाइम पर पेमेंट करनी पड़ रही है। या फिर कोई इस तरह का कस्टम है जहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनके ट्रस्टीज जो हैं, उनको अलाउ किया गया है टू सेल देयर ट्रस्ट, वो भी वॉइड हैं। ये तीनों एग्जाम्पल किस चीज़ के थे? ये तीनों एग्जाम्पल इमोरालिटी के थे, ठीक है। अच्छा, पर वहीं पर अगर कोई कस्टम परमिट करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट and remarriage on the payment by one party to the other of the actual expenses of the original marriage, is it moral? Of course it is moral and this is also law, ठीक है। इसमें विदाउट हर कंसेंट नहीं हो रहा है, इसमें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है। सेकंड आ जाता है अगर कोई कस्टम अलाउ करता है किसी भी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए और वाइफ को अलाउ कर रहा है कि तुम रीमैरी कर सकती हो। कब रीमैरी कर सकती हो? जब आपके हस्बैंड ने आपका अबंडनमेंट कर दिया है या आपको डिजर्ट कर दिया है, ठीक है। ये इस तरह के एग्जाम्पल क्या होंगे? वो इमोरल नहीं होंगे, ठीक है। ये मोरालिटी में ही आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कैसे हमारा कस्टम जो है पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो वॉइड हो जाएगा। देखो, अब सपोज करते हैं क्लब्स होते हैं हमारे, वहाँ पर गर्ल्स डांस करती हैं। अच्छा, अगर कोई एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, डांसिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, और वो अडॉप्ट कर रही हैं एक और डॉटर अडॉप्ट कर रही हैं, कोई गर्ल अडॉप्ट कर रही है, किस पर्पस के लिए अडॉप्ट कर रही है? उनका जो प्रोफेशन है उसी प्रोफेशन में उसको डालने के लिए वो अडॉप्ट कर रही है। इज़ इट अलाउड? इज़ इट गुड? इज़ इट मॉरल? नो, इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो इस तरह के कस्टम भी प्रिवेल नहीं होंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी कि इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो हाँ, ऐसा कस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा कस्टम है जहाँ पर आप कोई भी डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हो फॉर द पर्पसेस कि वो आपके साथ डांसिंग ग्रुप में डांस करे, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। कोर्ट ऐसे कस्टम को वैलिड कस्टम नहीं मानेगी, उसको परमिट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक लॉ, सॉरी, इट मस्ट नॉट बी अपोज टू लॉ। अच्छा, अपोज टू लॉ का क्या मीनिंग है? जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, जो हमारे लॉज बने हुए हैं, जो हमारी पार्लियामेंट ने हमें दिया हुआ है, पास करके दिया हुआ है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली हुई है। जो हमारे कस्टम हैं वो उस जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, उसको भी अपोज नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कस्टम हमारे स्टैट्यूट्स को अपोज करेगा तो वो एक वैलिड कस्टम नहीं होगा। सपोजिंगली हमारे जो स्टैट्यूट है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि भाई चाइल्ड मैरिज इज़ वॉइड, चाइल्ड मैरिज इज़ पनिशेबल। ओके, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह रहे थे कि जो चाइल्ड मैरिज है, हमारा स्टैट्यूट कहता है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो पनिशेबल है। तो हमारा ऐसा कोई कस्टम नहीं होना चाहिए जो हमारी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करता हो। इस तरह का कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखो,
प्रूफ ऑफ कस्टम, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? ऑफ कोर्स बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पर होता है जो कोई भी फैक्ट को एलिज करती है। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज़ एलिज कर रहे हो तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा, आप उसे कोर्ट में प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जो जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है, जो कि रिपीटेडली कोर्ट के नोटिस में आते रहते हैं। कोर्ट उन कस्टम्स को क्या प्रूव कर देती है? प्रूव्ड, प्रूफ मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, कोर्ट में होल्ड दैट कस्टम टू बी प्रूव्ड विदाउट एनी नेसेसिटी ऑफ फ्रेश प्रूफ। ओके, तो आपको कस्टम को, अगर आप कोर्ट के सामने कोई भी एलिगेशन लेकर आ रहे हैं रिगार्डिंग योर कस्टम, तो आपको कस्टम को उसी तरह से प्रूव करना पड़ेगा जिस हिसाब से कोई भी फैक्ट को प्रूव किया जाता है, यानी कि आपको उसके एविडेंसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी उस एविडेंस को रिबट करेगी। इसी तरह से आपको कस्टम को प्रूव करना पड़ेगा लाइक अ फैक्ट। अच्छा, अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं proof of conduct of members of the caste or locality which could be explained on the basis of custom will be sufficient। अगर आप किसी भी कम्युनिटी के मेंबर्स का, कास्ट का या लोकेलिटी का आप उसके उनके मेंबर्स का कंडक्ट प्रूव कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम, वो सफिशिएंट प्रूफ होगा एक वैलिड कस्टम की एग्जिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जांपल रिवाज आई एम को लेते हैं। रिवाज आई एम एक प्रूव्ड कस्टम है। कैसे है? ये एक पब्लिक रिकॉर्ड है जिसे कौन प्रिपेयर करता है? एक पब्लिक ऑफिसर प्रिपेयर करता है। किसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है? पब्लिक ऑफिसर के द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है रिवाज आई एम को। और वो पब्लिक ऑफिसर कब उसे प्रिपेयर करता है? इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटीज अंडर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, अब आता है हमारा काइंड्स ऑफ कस्टम्स। हमारे 4 तरह के कस्टम होते हैं। फर्स्ट इज लोकल कस्टम, सेकेंड इज कस्टम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, थर्ड इज फैमिली कस्टम एंड फोर्थ इज गिल्ड कस्टम। जो गिल्ड कस्टम है हमारा, ये किनका कस्टम है? ट्रेडर्स एंड मर्चेंट का कस्टम्स है, जो कि हमारे पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें फोकस इन 3 पर ही करना है, बट हमें गिल्ड कस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा लोकल कस्टम। लोकल कस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लोकल कस्टम क्या होगा? ऐसे कस्टम जो कि लोकेलिटी में प्रिवेल करते हैं। ठीक है, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में प्रिवेल करते हैं, तो वो बाइंडिंग होंगे उन सब पर्सन पर जो उस एरिया में रह रहे हैं, जो उस लोकेलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया जिसमें वो रह रहे हैं या फिर जो लोकेलिटी जिसमें वो रह रहे हैं वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट से कन्फाइंड हो। ठीक है, और जो लोकल कस्टम होते हैं ये कास्ट कस्टम और फैमिली कस्टम से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट और कम्युनिटी कस्टम। ये हमारे हिंदू लोग का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कस्टम है। सबसे जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है हिंदू लोग में कस्टम का, वो हमारा कस्टम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी ही है। ठीक है, अब देखो जो भी कोई कास्ट और कम्युनिटी के कस्टम है, इट्स वेरी मच ऑब्वियस जो उनके मेंबर्स होंगे कास्ट और कम्युनिटी के, वो उन पर बाइंडिंग होंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? जो हमारे पंजाब के कस्टमरी लॉ हैं वो इसी नेचर के लॉज हैं। ठीक है, अब कोई जाट कम्युनिटी है जहाँ पर ये अलाउड है कि भाई एक ब्रदर दूसरे ब्रदर की विडो से मैरिज कर सकता है, या कोई कस्टम परमिट करता है कि भाई सिस्टर की डॉटर के साथ आप मैरिज कर सकते हो, जो कि साउथ इंडिया में है इस तरह का कस्टम। ठीक है, या फिर कोई कस्टम परमिट करता है, क्या परमिट करता है? अडॉप्शन ऑफ डॉटर सन और सिस्टर सन। ये इस तरह के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये? कस्टम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी के। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम जो है ये सिर्फ कहाँ पर बाइंडिंग होंगे? ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स पर ही बाइंडिंग होंगे। ठीक है,
अब इसका जो हमारा रिकॉग्निशन है ये कैसे हुआ था, जो हमारी प्रिवी काउंसिल है उन्होंने 1868 में, प्रिवी काउंसिल ने 1868 में इनको रिकॉग्नाइज किया था। किसको रिकॉग्नाइज किया था कि जो कस्टम है बाइंड कर रहे हैं किसको, सिर्फ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली को, उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, एज अ हिंदू लॉ। ठीक है। अब जो फैमिली कस्टम है इनको ये अबंडन भी हो सकते हैं, इनको इजीली अबंडन किया जा सकता है एज कंपेयर टू लोकल कस्टम। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो तो क्या होंगे, जैसे इम्पार्शियल स्टेट है या सक्सेशन है, वो कैसे हो रही है, बाय द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। प्रिमोजेनिचर क्या होता है कि भाई जो भी फैमिली में एल्डेस्ट मेंबर होगा, एल्डेस्ट पर्सन होगा या जिसका सबसे पहले बर्थ होगा वही स्टेट को इनहेरिट करेगा। ठीक है, ये फैमिली का ही कस्टम हो सकता है। ठीक है, और ये फैमिली पर ही बाइंडिंग होगा। अगर ये अगर इस कस्टम ने वही सारे रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी हुई थी, अगर ये इन सारी 7 की 7 रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता हुआ आ रहा है तो ये फैमिली पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके 3 पॉइंट्स हैं, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट एंड योर लेजिस्लेशन। देखो, जब कभी भी हमारा लॉ साइलेंट होगा किसी भी मैटर पर, ठीक है, तो कोई भी कोर्ट को अलाउड है, उसका डिस्क्रिशन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं। दे कैन डिसाइड इट इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट होता है हमारे कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, जो कि बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट्स पर। ठीक है, अगर देखो हमारे कोर्ट के सामने आ रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है, को पार्टी जो है डिस्प्यूट लेकर आ रही है और कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने कुछ लीगल प्रिंसिपल्स उसमें उस केस में उस वर्डिक्ट में दिए हैं, या फिर कोई फाइंडिंग दी है, या कुछ भी लॉ रिलेटेड कोई बात कही है, तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा उस दूसरे डिस्प्यूट पर जिसके फैक्ट्स इस डिस्प्यूट से सिमिलर होंगे। उसको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भी पार्टीज़, इसमें कोर्ट का ऑब्वियसली डिस्क्रिशन होगा। डिस्क्रिशन कैसे होगा कि भाई पार्टीज़ अगर अपने एविडेंस अलग लेकर आ रही है, यहाँ पर पार्टीज़ ने कुछ और एविडेंस दिए हैं, यहाँ पर कुछ और एविडेंस दिए हैं, हालांकि मैटर ऑलमोस्ट सेम है, तो उस केस में हो सकता है कि भाई कोर्ट प्रेसिडेंट को अप्लाई ना करे। बट ऐसा होगा कि अगर मतलब कि अगर कोई लीगल प्रिंसिपल कोर्ट ने इस केस में दिया है तो वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हिंदू लॉ में क्या हुआ, हिंदू लॉ में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे या हमारे रूल्स थे, उनको केस लॉ में जो है, केस लॉ के थ्रू, जैसे केस लॉ आते गए हमारे टाइम बाय टाइम, तो उन केस लॉ में क्या हुआ, जो हमारे हिंदू लॉ के प्रिंसिपल्स थे या रूल्स थे उनको ऑटोमेटिकली टेक कर लिया गया। ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन केस लॉ को भी देख लेंगे तो वो सफिशेंट होगा। ठीक है, सो इसको इस तरह से मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ बोला जाता है कि भाई आपको ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट ने उन सोर्सेज को अप्लाई कर दिया है और आपके केस लॉ बन चुके हैं, आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आपका क्या होगा, जैसे कोर्ट ने हमारे कोई भी मैटर को जुडिशली इंटरप्रेट किया है, या हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं, या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, या हमारे रूल्स ऑफ लॉ हैं, उनको विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी उनको मॉडिफाई कर दिया है, और हमारी कोर्ट ने न्यू प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स और रूल्स ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया है इन द बॉडी ऑफ हिंदू लॉ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जुडिशियल डिसीजन हमारे अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट पर एप्लीकेबल होते हैं तो उनको प्रेसिडेंट बोला जाता है। ये हमारा डॉक्ट्रिन है स्टेयर डिसाइसिस का। स्टेयर डिसाइसिस क्या बोलती है कि हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो सारी लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, उन सब पर एप्लीकेबल होंगे, पर सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन खुद पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइकवाइज हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो सारी लोअर कोर्ट पर तो एप्लीकेबल होंगे, पर हाई कोर्ट का डिसीजन या कोई भी लीगल प्रिंसिपल या वर्डिक्ट अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल है हमारा स्टेयर डिसाइसिस और प्रेसिडेंट का, ओके। अब आता है हमारा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज वेरी मच इजी। सी, अब देखो इसमें क्या है, हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है लेजिस्लेशन बनाने में, ठीक है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, कोई भी एक्ट को पास करती है, ठीक है। जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो हमारा वो लॉ बन जाता है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ये मॉडर्न सोसाइटी में इसी तरीके से लॉ को आप जो है एस्टैब्लिश कर सकते हो, पिक्चर में ला सकते हो। कोई भी स्टैट्यूट जो होगा इसी तरह से ओरिजिन उसका होगा, ठीक है। अगर वो पार्लियामेंट से पास नहीं है, कोई भी लॉ है, अगर उसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है, ना ही उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, तो वो सिर्फ क्या है, वो एक अनकोडिफाइड लॉ है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, कोडिफाइड लॉ एंड अनकोडिफाइड लॉ। वो सिर्फ अनकोडिफाइड लॉ होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे हिंदू लॉ को भी रिकॉग्निशन मिली है, हमारे हिंदू लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया है, ठीक है। सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए न्यू लॉज आए हैं, और जिन्होंने हमारी सोसाइटी की डिमांड्स को मीट किया है। और हिंदू लॉ को जो है 4 पार्ट्स में, दीज आर द 4 मेजर पार्ट्स जिसमें डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ओके। तो स्टूडेंट्स ये क्या थे हमारे, ये हमने किया है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हमारा हिंदू लॉ कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे हमारे एग्जिस्टेंस में आया, ओके। तो with this we have completed our 2 lectures. First is application of Hindu law, who are Hindus, and second is sources of Hindu law, okay. So students, I hope कि मैंने आपको कुछ समझाया है और आपने यहाँ से कुछ ग्रैब किया है, ठीक है। अब हिंदू सीरीज़ में अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, ओके, जो कि हमारा होगा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो जिस भी स्टूडेंट को स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देखना है वो हमारे साथ ट्यून रहिए और अपनी हिंदू लॉ सीरीज़ को प्रिपेयर करते जाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो मुझे कहनी है, देखो मैंने स्लाइड्स में काफ़ी कुछ मटेरियल लिख रखा है, ठीक है। देखो बहुत सारा मटेरियल जो है मैंने इसमें लिखा हुआ है। देखो 2 पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको बिना कुछ लिखे पढ़ा दूँ, ठीक है, मतलब ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ाऊँ, और दूसरा यही है कि भाई मैं आपको मटेरियल भी दे रही हूँ और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो मेथड है, आई थिंक ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ से ना ही सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको नोट्स भी मिल रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी एग्जामिनेशन में इतना भी लिखकर आ जाते हैं जितना कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका सफिशेंट भी होगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, अगर आप भी अपने नोट्स इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं बुलेट्स फॉर्म में या टॉपिक, अलग अलग टॉपिक बना के, हेडिंग्स बना के, सब हेडिंग्स बना के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।